हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। हम बेसिकली आज कवर करने वाले हैं कि यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ यूएसए, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। एंड उसके अलावा हम यूएस के बारे में थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, थोड़ी सी जनरल नॉलेज कलेक्ट करेंगे। ओके, आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो पे तो ऑलरेडी पहले से वीडियो बन रखी है, देन व्हाई दिस? बिकॉज यहाँ पर मैं बेसिकली आपको बताने वाली हूँ दैट हाउ टू राइट आंसर्स इन योर एग्जाम। आपको एक यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम्स में भी कैसे आंसर्स लिखने हैं। मैंने उस अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंग्वेज भी बनाई है, तो आप डायरेक्टली एज इट इज इस चीज को स्क्रीनशॉट लेके जो है आप अपने नोट्स की तरह एज अ प्रिपेयर कर सकते हो। एंड ये चीज आप जो है अपने एग्जाम्स में एज अ आंसर भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में भी बात करने वाले हैं अबाउट दैट टॉपिक। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस में जो है थोड़ा सा ब्रीफ में देखा था, एंड यहाँ पर हम उसी को थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। सो इस वजह से मैं एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पर मैं सारे कॉन्स्टिट्यूशंस कवर करने वाली हूँ, उनकी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, so without wasting any more time, let's get into that. So as I always say that किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक का मतलब क्लियर होना चाहिए। सो हम यहाँ पे बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे ही अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब की बात करते हैं तो सबसे पहले एक ही आंसर आता है, दैट इज संविधान। नहीं, वो उसका मीनिंग हो गया काइंड ऑफ, एंड हमको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मतलब होता क्या है संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक या एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज, राइट्स, ड्यूटीज ये सब जो है लिखे हुए होते हैं। तो उसी बुक या उसी डॉक्यूमेंट को, उसी लीगल डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले हैं? तो आज हम यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले हैं, एंड हम देखेंगे कि कैसे यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ, कैसे जो है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। आपको टॉपिक का मतलब क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। आप जब एग्जाम्स में आंसर लिखोगे सबसे फर्स्ट हेडिंग होनी चाहिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे फर्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। जस्ट लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, आपको बिल्कुल ऐसी हेडिंग डालनी और फिर एक लाइन छोड़ के अपना आंसर स्टार्ट करना है। नाउ अगर हम जो यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या फिर हम अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, वन एंड दी सेम थिंग। ठीक है, तो ये जो है 200 साल पुराना है, और 200 साल पुराना है इससे एक चीज पता चलती है कि कितना लंबे टाइम तक लास्ट करा है और कभी भी कंटिन्यू चल रहा है। मतलब इसने कितने मेच्योरली वर्क किया है और कहीं ना कहीं ये एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन प्रूव हुआ है। अभी तक इसमें मे बी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है। ठीक है, अमेंडमेंट्स जरूर आए होंगे कि कहीं पे चेंजेस लाने की जरूरत पड़ी, तो ऑब्वियसली हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स आते हैं विद द चेंजिंग टाइम्स, बट लेकिन कहीं ना कहीं ये स्मूथली फंक्शन कर रहा है, तो वो चीज हमको यहाँ पे पता चलती है। नाउ अगर हम अमेरिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक होममेड प्रोडक्ट है। नाउ अगर हम अमेरिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक होममेड प्रोडक्ट है। ये जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन था ये कोई प्लान्ड नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं करी गई थी, या इससे कुछ प्लानिंग करके क्रिएट नहीं करा गया था कि हम एक आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में होता है, वो बेसिकली स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को जो है कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग जो होता है सारी पावर किसके पास होती है, एंड उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सारी पावर किसके पास होती है, स्टेट के पास सारी पावर होती है, स्टेट के पास सारा कंट्रोल होता है। ठीक है, लोगों के पास कोई पावर नहीं होती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, इसको कोई प्लानिंग में रखे या किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करके जो है क्रिएट नहीं करा गया था। बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है धीरे धीरे काइंड ऑफ जो है चेंज होते होते ग्रो हुआ है। दैट मीन्स ट्रायल, एरर एंड करेक्शन, मतलब कुछ चीज ट्राई करी गई होगी, मे बी अगर वो चीज सक्सेसफुल रह गई, उस चीज में कुछ गलती नहीं निकली और वो चीज वहां पे स्मूथली अगर फॉलो हो गई तब तो ठीक है। बट अगर उनको लगा कि हमने ये ट्राई करने की कोशिश करी, हमने ये अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, अनसक्सेसफुल हो गया, उसमें कुछ एरर्स है, तो उस चीज को करेक्ट करा गया, उस चीज को मे बी हटाया गया होगा। तो ये कहीं ना कहीं चेंजिंग ऑर्गेनिज्म की तरह रहा कि कंटिन्यूसली चेंज होता रहा और फिर धीरे धीरे वो मेच्योर होता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अनएंडिंग प्रोसेस था किसका, ट्रायल, एरर एंड करेक्शन का, कि चीजें ट्राई करी गई होगी, अगर मिस्टेक्स लगी होगी तो मे बी उसको हटाया गया होगा और उससे करेक्ट करा गया होगा।
या फिर अगर चीजें सही लगी होगी तो मे बी उसी के साथ कंटिन्यू करा होगा। तो ये चीजें हमने यहाँ पर बोली। और यही यूएसए में एक डॉक्ट्राइन था, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। डॉक्ट्राइन मीन्स काइंड ऑफ प्रिंसिपल, एक सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ठीक है, जो कौन लेके आया था, मॉन्टेस्क्यू लेके आए थे। ये एक पॉलिटिकल थिंकर थे और ये एक डॉक्ट्राइन लेके आए, एक प्रिंसिपल लेके आए, एक सिद्धांत लेके आए जिसे कहा गया सेपरेशन ऑफ पावर। और ये यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करा गया, बहुत ही ग्रेस के साथ इस सेपरेशन ऑफ पावर वाले प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करा गया यहाँ पर। और ये यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करा गया और बहुत ही ग्रेस के साथ जो है इस डॉक्ट्राइन को एक्सेप्ट करा गया बाय द पीपल ऑफ यूएसए। ओके, सो इसलिए हम देखते भी है कि यूएसए में अगर देखा जाए तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है कि यूएसए में कैसी है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है। ओके, और यहीं पर यूएसए में पहली बार फेडरेशन का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करा गया। और यहाँ पर जब वो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पर वो क्या चीज प्रूव हुई कि ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकेबल है, इससे आप जो है प्रैक्टिस में यूज ले सकते हैं एंड दूसरी कंट्रीज भी कहीं ना कहीं ये फेडरेशन कॉन्सेप्ट को यूज ले सकती है, वो भी अप्लाई कर सकती है इन देयर ओन कंट्रीज। ओके, तो ये चीज यहाँ पर प्रूव हुई। नाउ हमने ये तो देख लिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन, बट अब ये फेडरेशन होता क्या है या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है वो चीज हम एक बार समझ लेते हैं। नाउ ये तो हमने देख लिया कि फेडरेशन यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकेबल प्रूव हुआ, ठीक है, बट इस फेडरेशन का मतलब क्या है या फिर ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये होती क्या है, तो हम इस टर्म का मीनिंग समझ लेते हैं। तो हम अगर फेडरेशन बोले या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोले तो इसका मतलब ये है जहां पर पावर्स डिवाइडेड होती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये सबसे मेन फीचर होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर होते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, बट द मेन फीचर इज कि यहाँ पे जो पावर्स होती है वो डिवाइडेड होती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। दो टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, वन इज यूनिटरी गवर्नमेंट जहां पर सारी पावर सेंटर्स के पास होती है एंड अनदर वन इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर पावर्स डिवाइडेड होती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो दैट वाज द मीनिंग ऑफ फेडरेशन और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनके यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बट द मेन फीचर वाज दैट ओनली। ओके, तो अब हम देखें तो बहुत सारी वर्ल्ड की ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज करा और उन्होंने उसकी इंस्पिरेशन कहां से ड्रॉ करी, दैट इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर उन्होंने भी क्या करा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज करा। ठीक है, उन्होंने जब देखा कि यूएसए में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इतना सक्सेसफुल प्रूव हुआ, वो प्रैक्टिकेबल है, तो उन्होंने भी जो है क्या अपनाया होगा, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया। आई होप आपको यहाँ तक इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपका कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, कि अगर वो ज्यादा मार्कर का क्वेश्चन आ रहा है तो मे बी आपको ज्यादा पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे एंड अगर वो कम मार्कर का क्वेश्चन आ रहा है तो मे बी आपको कम पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। सो इट इज अप टू द मार्क्स कि कितने मार्कर का क्वेश्चन आता है, उसके अलावा क्या चीज वहां पे पूछी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा। लाइक इन केस अगर फीचर्स आपसे पूछे जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको इस चीज के बारे में मैक्स टू मैक्स 1 या 2 पॉइंट इसमें से इंक्लूड करना होगा। बाकी आपको मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ यूएसए जो है उसमें से आपको जो है कहीं ना कहीं पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। ओके, एंड उसके बाद आपको फीचर्स तो लिखने ही है एंड आफ्टर दैट आप लास्ट में लिखोगे द कंक्लूजन कि आपको क्या कंक्लूजन मिला, तो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं यूएसए की लैंड के बारे में और वहां के लोगों के बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा सा यूएसए के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दें कि वहां पे क्या चीजें हैं क्या नहीं है, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड नाउ। ओके, तो अगर हम बात करें यूएसए के एरिया का तो दैट इज 3.8 मिलियन स्क्वायर माइल्स, जिसमें से लैंड एरिया उनका कितना है 3.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स और बाकी वाटर एरिया कितना है दैट इज 0.26 स्क्वायर माइल्स। ठीक है, तो इतना तो जो है कंप्लीट एरिया है जिसमें से लैंड एरिया इतना है एंड वाटर एरिया इतना है। ये सब चीजें आपको इंक्लूड करने की एग्जाम में कोई नीड नहीं है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको एक यूएस के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आए, अच्छे से उसका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब समझ में आए, यूएस कंप्लीटली आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके लिए मैं
मैं आपको ये बता रही हूँ। नाउ अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली में से अगर देखा जाए तो 1/9 लैंड सरफेस कौन कवर करता है, दैट इज यूएस जो है कवर करता है। और वो कहाँ पे लाई करता है, तो वो टेम्परेट जोन में लाई करता है ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसके नॉर्थ में कौन आता है, यूएसए के नॉर्थ में कनाडा आ जाता है, साउथ में मैक्सिको आ जाता है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन एंड वेस्ट में जो है पैसिफिक ओशन आ जाता है। तो ये जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज, इसके लिए ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यूएस में बहुत सारे माउंटेन्स भी है, जिसमें से बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे हैं जिसकी हाइट जो है, मतलब जो एल्टीट्यूड है, दैट इज मोर देन 13,000 फीट। 13,000 फीट से भी ज्यादा एल्टीट्यूड है या ज्यादा हाइट वाले माउंटेन्स वहां पर है। ठीक है, वहां पे 8 प्रोमिनेंट रिवर्स है जो कि उस लैंड को बहुत ही फर्टाइल बनाती है। वहां पर अगर हम बात करें तो अबाउट 2/3 ऑफ द पीपल जो है वो टाउन्स और सिटीज में रहते हैं एंड नियरली 1/3 जो है वो रूरल एरियाज में रहते हैं। तो वो चीज हमने बात करी अबाउट द लैंड एंड द पीपल ऑफ यूएसए, कि कैसी वहाँ का लैंड एरिया कितना है, वाटर एरिया कितना है, ग्लोबली वो कितना कवर करता है, वहाँ पे रिवर्स माउंटेन्स के बारे में हमने बात करी, उसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या आता है वो बात करी, वहाँ पे कितने लोग कहाँ पे रह रहे हैं, टाउन्स में कितने रह रहे हैं, सिटीज में कितने रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी इन द टॉपिक लैंड एंड द पीपल। एंड अब अगर हम बात करें यूएसए के अंदर प्रोडक्शन और इंडस्ट्री की, तो वहां पर अगर हम देखा जाए तो नेचर बहुत ही काइंड रहा है यूएस के लिए, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज है। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है शी इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे मैंने शी क्यों यूज करा है, बिकॉज दैट इज, जैसे हमारी इंडिया जो है मदरलैंड है, दैट मीन्स अगर हम बोलते हैं ना भारत माता बोलते हैं, तो यहाँ पे उस मदरलैंड को रेफर करने के लिए कभी कभी जो है शी का यूज होता है। तो वैसे यूएस जो है काइंड ऑफ एक मदरलैंड है, इस वजह से जो है यहाँ पे बोला गया शी इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, दैट मीन्स यूएस जो है वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं, जैसे कोल, आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, ये सब बहुत अबंडेंस में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां पर पाए जाते हैं। पेट्रोलियम भी जो है लार्ज क्वांटिटीज में जो है यूएस के अंदर पाया जाता है, तो वो चीज हमने यहाँ पे देखा। उसके अलावा यहाँ की प्रिंसिपल क्रॉप्स कौन सी है जो कि यहाँ प्रोड्यूस होती है, दैट मीन्स मेन क्रॉप्स कौन सी है जो यहाँ प्रोड्यूस होती है, तो दैट आर व्हीट, ओट्स, बार्ले, पोटैटोज, कॉटन, शुगर केन, टोबैको, ये सब कुछ प्रिंसिपल क्रॉप्स है जो कि यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। नाउ अगर हम यूएसए की बात करें तो एक हाईली एडवांस्ड इन्फोटेक इंडस्ट्रियल कंट्री है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज जो है ये बहुत ही एडवांस्ड है एंड कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज यहाँ पे ज्यादा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमने बात करी दैट यूएसए इज अ हाईली एडवांस्ड इन्फोटेक इंडस्ट्रियल कंट्री। नाउ टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, तो यूएस के अंदर कितना एजुकेशन है कितना नहीं है, तो वो चीज़ भी हम देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे लिटरेसी के परसेंटेज देखा जाए, मतलब कितने लोग लिटरेट है, इसका अगर परसेंटेज देखा जाए तो वो अमेरिका में बहुत हाई है। ओवर 99% ऑफ द पीपल आर लिटरेट, 99% से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर लिटरेट है। यहाँ पर 16 ईयर्स की एज तक जो है एजुकेशन जो है कंपल्सरी है, बॉयज़ के लिए भी एज वेल एज गर्ल्स के लिए भी। तो ये कुछ हमने बहुत ही बेसिक जनरल नॉलेज की बात करी अबाउट द यूएसए। इन केस अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे आपको ये इंट्रोडक्शन इंक्लूड करना पड़ सकता है, देन आप वहाँ पर इस इंट्रोडक्शन को इंक्लूड कर सकते हो कि आपने उसकी लैंड एंड पीपल की बात करी, आपने उसकी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री की बात करी, आपने एजुकेशन की बात करी, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपने यूएस के बारे में जाना। एंड द वेट इज ओवर। अब जो हम कब से बात कर रहे थे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो अब वो हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ यूएसए का। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड नाउ। तो अब हम देखने वाले हैं कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना यूएसए के अंदर, तो उस चीज के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो 1776 तक वहां पर 13 कॉलोनीज एग्जिस्ट करती थी। तो अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं कि यूएसए में क्या हो रहा था, कैसे सब चीजें हो रही थी, वो चीज अब हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें 1776 तक जो है यूएसए के अंदर 13 कॉलोनीज एग्जिस्ट करती थी, और जो कि किसके कंट्रोल में थी, जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल के कंट्रोल में थी इन द मेनलैंड अमेरिका। अब 1776 में क्या हुआ, तो ये जो कॉलोनीज थी जो कि अटलांटिक कोस्ट पर थी, इन्होंने क्या करा, रिबेल करा अगेंस्ट द मदर कंट्री, और ये फिर इंडिपेंडेंट बन गई 1783 में। अब ये जब 1783 में जाके इंडिपेंडेंट बनी, तो उसके पहले बीच में क्या चल रहा था, क्या सब चीजें हो रही थी, तो वो चीज हम वापस देखेंगे।
तो अब जो है 1775 के अंदर हुई अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और 1776 के अंदर जो कॉलोनियल रूलर्स थे वो सब चल गए, वो सब जो है हट गए, ठीक है। और वहां की जो 13 कॉलोनीज थी उन्होंने साइन किया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। एंड जो कि कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट बन गया, बर्थ सर्टिफिकेट बन गया अमेरिका का। अब कुछ आर्टिकल्स ऑफ डिक्लेरेशन जो है वो बनाए गए, मतलब उस डिक्लेरेशन के अंदर कुछ आर्टिकल्स बनाए गए, और वो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था न्यूली फॉर्म्ड कॉन्फेडरेशन का। अब कॉन्फेडरेशन मतलब क्या होता है, जब अलग अलग स्टेट्स जो है एक साथ आते हैं, यूनियन बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग सोवरेन स्टेट्स कह सकते हैं या अलग अलग नेशन जब एक साथ आते हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए, तो दैट इज नोन एज कॉन्फेडरेशन। तो यहाँ पे वो जो 13 कॉलोनीज थी वो साथ में आई थी, तो उनका ये पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, ओके। अब एक कन्वेंशन हेल्ड हुई, कन्वेंशन मतलब एक काइंड ऑफ मीटिंग हेल्ड हुई, कहाँ पर हेल्ड हुई, फिलाडेल्फिया में, मई 1787 के अंदर, ताकि इस आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन को जो है रिवाइज किया जा सके, कि वो जो आर्टिकल्स लिखे गए थे उनमें वापस से कुछ चेंजेस लाए जा सके। इस वजह से एक मीटिंग हुई फिलाडेल्फिया में, ठीक है। उसके बाद 2-3 प्लान्स आए, दैट इज द वर्जीनिया प्लान एंड द न्यू जर्सी प्लान। वर्जीनिया प्लान का क्या मेन एम था, तो ये जो वर्जीनिया प्लान था इसमें यूएस गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की बात करी गई थी। तो इन्होंने बोला था हमें क्या चाहिए, बाय कैमरल लेजिस्लेचर चाहिए। बाय कैमरल लेजिस्लेचर मतलब पहली चीज, लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी जो कानून बनाती हो, और बाय कैमरल लेजिस्लेचर मतलब जहां पर लेजिस्लेचर के 2 हाउसेज हो, बाय कैमरल दैट मीन्स 2 हाउसेज, ठीक है। तो इन्होंने बोला हमें बाय कैमरल लेजिस्लेचर चाहिए, और उसके अलावा वहां पे रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब एक स्टेट से कितने लोग आ रहे हैं लेजिस्लेचर में वो डिपेंड करता है कि वहां की पॉपुलेशन कितनी है। अगर ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट होगा तो वहां से लोग भी ज्यादा आएंगे, जैसे वहां से 10 लोग आ गए, ठीक है। और अगर वहीं पे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट होगा तो वहां से केवल 5 लोग ही आएंगे, या ऐसे स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है लोग आएंगे या लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो ये चीज बोली गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लार्जर पॉपुलेशन वाले स्टेट्स को फेवर करा गया। एंड वैसे ही न्यू जर्सी प्लान में क्या हुआ, इन्होंने डिमांड करी, इन्होंने बोला कि हमें वही यूनिकैमरल लेजिस्लेचर चाहिए, और इस चीज को जितने भी स्मॉलर पॉपुलेशन वाले स्टेट्स थे उन्होंने सपोर्ट करा, और इन्होंने बोला कि कैसी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ इट्स पॉपुलेशन। मतलब कितनी भी पॉपुलेशन हो, चाहे एक स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन है या कम पॉपुलेशन है, बट वहां से इक्वल लोग ही जो है लेजिस्लेचर में जाने चाहिए। तो उस चीज की इन्होंने बात करी, और इन्होंने किसकी बात करी थी, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, मतलब सिंगल हाउस होना चाहिए लेजिस्लेचर का, और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन, चाहे स्टेट पॉपुलेशन ज्यादा हो या कम हो, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने स्मॉलर पॉपुलेशन वाले स्टेट्स को फेवर किया। तो फिर धीरे धीरे जो नया यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था, तो इन दोनों के बीच में, वर्जीनिया प्लान एंड न्यू जर्सी प्लान के बीच में कॉम्प्रोमाइज होके, डिबेट्स होके एक नया जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया, और नए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स यहाँ पे लाए गए। तो जुलाई तक जो नए कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स थे उस पर अग्री हो गए थे लोग, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गया कब, 15 सितंबर 1787 के अंदर इसे अडॉप्ट करा गया। और किसने साइन किए, तो टोटल 42 डेलीगेट्स जो कि प्रेजेंट थे 12 स्टेट्स में से, उसमें से 39 डेलीगेट्स ने इस चीज के लिए साइन करा, ठीक है, नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब फोर्स में आया, कब इफेक्ट में आया, तो 4 मार्च 1789 को फाइनली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है इफेक्ट में आया। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, कैसे 13 कॉलोनीज एग्जिस्ट करती थी, कैसे फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे आया, उसके बाद कैसे उसमें चेंजेस आए और नए कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स सेट करे गए, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अग्री करा गया, और कैसे वो फोर्स में कब आया, अडॉप्ट कब करा गया, वो सब चीजें हमने यहाँ पर बात करी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ यूएसए। तो इन केस अगर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ यूएसए का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर भी अगर हम बोले
कि कहीं ना कहीं अगर फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तब आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाल के यूएस के बारे में थोड़ा सा लिखा, उसके बाद ये हेडिंग डाल के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ यूएसए के बारे में थोड़ा सा बताया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, कैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर आप फीचर्स के बारे में बात कर सकते हो। बट याद रखना, जो भी क्वेश्चन है उसके मेन टॉपिक पे आपको थोड़ा जल्दी आना होता है। पता चला कि आप बहुत टाइम तक यही चीज डिस्कस किए जा रहे हो तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने उसके बारे में लिखा ही नहीं, आपने उसको बहुत एंड में डाल दिया, तो वो चीज भी गलत हो जाएगी। तो आपको लेंथ का भी ध्यान रखना है कि किस चीज को कितना इंक्लूड करना है एंड कैसे मेन पॉइंट्स जो है एग्जाम में आंसर्स में इंक्लूड करना है, तो वो चीज का भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है कि कितने मार्क का क्वेश्चन आता है या किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उन सब चीज पे डिपेंड करती है। बट आप इनसे बिल्कुल इजीली नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इन केस आपके फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरीज रहते हैं, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। ओके, प्लीज डू लेट मी नो कि ये जो मैं वापस से वीडियोस बना रही हूँ थोड़ा डिटेल्ड वर्जन में, या जो एग्जाम्स में आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प हो सके उसके लिए, तो क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है, या वो पहले वाली ब्रीफ वीडियोज ही ठीक थी, तो प्लीज वो चीज़ भी मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। आई नीड योर फीडबैक्स एटलीस्ट कि वो चीज़ हेल्पफुल रह भी रही है या फिर वो यूजलेस हो रही है, तो प्लीज़ मुझे वो चीज़ बताना। ओके, एंड इन केस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है या कुछ भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है, देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स इन केस इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो ही फ्रेंड्स को शेयर करनी है। ओके, and don't forget to hit that thumbs up. Okay, and also do subscribe to my YouTube channel for more videos like this and press the bell icon to get notified. So yeah, bye bye, take care.